Hello everyone, my name is Ankita Singh in the Department of Special Education. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन टू लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, जो आपके B9 पेपर कोड जो है उसका B9 है। तो सबसे पहले जो लोकोमोटर जो टर्म है लोकोमोटर वो क्या होता है और मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है। लोकोमोटर वो नाम से ही क्लियर है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसको कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में परेशानी होती है या मूवमेंट करने में परेशानी होती है, जैसे लोको और मोटर, तो दो जो टर्म इंक्लूड करा गया है। तो मोटर मीन्स कि एक जगह से दूसरे जगह में हमें मूवमेंट करने में दिक्कतें आती हैं, जैसे हम जनरली एक प्लेस से दूसरे प्लेस कहीं भी हम चले जाते ईजीली। वहीं अगर कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो वो क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह या अपने बेसिक उठना बैठना पॉस्चर, ये सारी चीज़ें उसकी करेक्ट नहीं होती हैं। देन जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ मतलब कि जो एक से अधिक डिसेबिलिटी होती है वो हम क्या कहते हैं, उनको मल्टीपल डिसेबिलिटी। जैसे कि सेरेब्रल पैलिसी और उसके साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, जैसे कि डेफ ब्लाइंड हो गया, डेफनेस हो गई, या फिर इन आईडी का है, ऐसे करके दो डिसेबिलिटी को इंक्लूड कर देते हैं अगर हम, तो वो हमारा मल्टीपल डिसेबिलिटी हो जाता है। और आज जो आपके B9 का यूनिट 1 है जिसमें कि हम सेरेब्रल पैलिसी के बारे में जानेंगे। जो टर्म सेरेब्रल पैलिसी है वो डिस्क्राइब किया गया है कि वो जो कोई भी स्पेसिफिक जो हमारा ब्रेन किसी भी ऑर्गन को जो कमांड नहीं दे पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं और गलती से आपका हाथ किसी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे आपको फील होता है कि कोई चीज़ जल रही है, तो आपका ब्रेन इंस्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि अपना हाथ वहाँ से हटा लीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारा ब्रेन और हमारा जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपरली मैच नहीं करता है, एक सिंक्रोनिक वे में नहीं जाता है, तो वहाँ पे चांसेस होते हैं सेरेब्रल पैलिसी के। ये मोस्टली प्रीनेटल और पेरीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड्स में हो सकते हैं। जो सेरेब्रल पैलिसी टर्म है वो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था इंग्लिश सर्जन जिनका नाम विलियम लिटिल था 1862 में, लेकिन वो कंडीशन आगे चल के लिटिल डिजीज़ के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जो टर्म है सेरेब्रल पैलिसी उसको फिलिप्स 1946 में दिया गया था। मीन्स जिन्होंने उस टर्म को प्रॉपरली डिफाइन किया कि सेरेब्रल मीन्स जो ब्रेन से कनेक्शन होता है, सेरेब्रल मीन्स ब्रेन, एंड पैलिसी जो डिस्क्राइब करती है लैक ऑफ मसल कंट्रोल, मतलब कि अगर जो ब्रेन जो है आपके मसल कंट्रोल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ऐसी कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसको हम सेरेब्रल पैलिसी कहते हैं। जैसे सेरेब्रल पैलिसी क्या होता है कि ये ये एक डिसऑर्डर है, ये अनचेंज है, इसको चेंज नहीं करा जा सकता है इन फ्यूचर। और यहाँ पे मतलब इसको हम असेसमेंट दे के, असिस्टिव डिवाइसेस दे के और किस तरीके से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं थोड़ा, बट उसको हम प्रॉपरली सही नहीं कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर अकर होता है, अगर 1000 बच्चे हैं तो उनमें से 2 बच्चे जो होंगे वो CP के होंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो हमें पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो अर्ली टाइम में जल्दी जल्दी डेवलप करता है अप टू 3 इयर्स। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रेन जो कमांड नहीं दे पा रहा है अपने ऑर्गन्स को, तो वहाँ पे ये केसेस हो सकते हैं। अब बात करें हम इसकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जनरली आप बहुत टाइप्स देखोगे, बहुत तरह की चीज़ें देखोगे, बट जो क्लासिफिकेशन है उसको हम 3 तरह में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, उसके अफेक्ट ऑफ ऑर्गन के अकॉर्डिंग और उसके मेडिकल सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकॉर्डिंग टू प्रूफ ऑफ इंटेंसिटी, जैसे कि आप सिर्फ CP में ही नहीं, अदर डिसेबिलिटी में ये जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड होते ही हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड इसमें क्या है कि बच्चे किसी की हेल्प से क्या करते हैं कि कोई भी अपना फंक्शन कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली असिस्टेंस और गाइडेंस मिले तो।
मॉडरेट सीपी में क्या होगा कि उनको ज़्यादातर असिस्टिव डिवाइसेस और गाइडेंस और स्पेशल एजुकेटर अदर चीज़ों की नीड पड़ेगी। सीवियर उससे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उसको टास्क परफॉर्म करने में, उसको डीएलएस करने में ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। लेकिन जो प्रोफाउंड केस होता है सीपी का, उसमें क्या है, वो एक सीवियर केस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें और चैलेंजेस फेस करता है बच्चा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्ट ऑफ ऑर्गन, जो हमारा अफेक्ट ऑफ ऑर्गन के बेसिस पे जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो वो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सच एज मोनोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, हेमीप्लीजिया, डायप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया। मोनोप्लीजिया जिसमें कि एक लेग या फिर कोई एक हाथ वो अफेक्टेड होता है। मोनो मीन सिंगल, तो कोई भी एक अफेक्टेड होता है। पैराप्लीजिया जिसमें कि हम देख सकते हैं कि जिसमें 2 लिम्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। हेमीप्लीजिया में जिसमें कि लेग और एक साइड की पूरी बॉडी, मतलब हाफ ऑफ पोर्शन हम कह सकते हैं, एक हाथ एक पैर, वो अफेक्टेड होता है। डायप्लीजिया जिसमें कि दोनों ही पैर और कोई भी हाथ या फिर ऐसे लेफ्ट राइट कोई भी अफेक्टेड हो सकता है। और क्वाड्रिप्लीजिया जिसमें कि ऑल ओवर आपका पूरे ही दोनों हाथ दोनों पैर अफेक्टेड होते हैं। देन जो हमारा बेस्ड ऑन मेडिकल सिम्टम्स है वो स्पाइटिसिटी, जो हमारा ब्रेन फंक्शन है वो हमारा 70 to 80% काम करता है। इसमें जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स के टोन हैं वो काफ़ी स्टिफ होते हैं। देन फिर हमारा एथियोटोसिस होता है। एथियोटोसिस में जो हमारा 10 to 20% हम इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारा जो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है, जो हमारा मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं होता है, और जिसमें चाइल्ड जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल दिखता है। एटेक्सिया जो हमारा क्या होता है कि बैलेंसिंग में दिक्कत होती है। ये कॉज इसलिए होता है क्योंकि उसको बचपन में कोई ट्रॉमा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसमें कि 5 to 10% होती है। और इसमें क्या होता है कि बॉडी को बैलेंस करने में दिक्कत आती है। देन हमारा मिक्स्ड है कि इसमें कई सारी चीज़ों को इंक्लूड करके बॉडी बैलेंसिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, स्टिफनेस सब इंक्लूड हो जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि किस में क्या क्या रीज़न होते हैं। जैसे अटैक्सिया है तो उसमें डायप्लीजिया होता है, मिक्स्ड में क्वाड्रिप्लीजिया होता है जिसमें ऑल ऑर्गन अफेक्टेड होते हैं। देन हम आते हैं कि वो हमारा जो कॉज है वो क्यों होता है। सीपी के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो प्री नेटाल, पोस्ट नेटाल, मतलब बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ, किसी में भी कोई भी कॉज हो सकता है। जैसे इसमें कुछ कॉजेज़ आपको मेंशन दिखेंगे पीपीटी में, जैसे कि प्री मैच्योर बेबी। अगर कोई बेबी है जो कि प्री मैच्योर पैदा हो जाता है तो वो क्या है, उसको सीपी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में कोई इन्फेक्शन हो गया, बेबी का जो बर्थ है, जो वेट है, बॉडी वेट वो कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टू द ब्रेन, मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है कि उसको जनरली हम सुनते हैं कि बच्चे को रुलाया जाता है, उसको रुलाना बहुत ज़रूरी होता है और उसको मार मार के रुलाते हैं स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ सेकेंड्स में। वो इसलिए क्योंकि बच्चा रोएगा तो उसकी जो ऑक्सीजन है ब्लड के थ्रू वो पूरा बॉडी में फ़्लो होगी, अगर वो नहीं होती है तो ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं बच्चे को सीपी होने के। हेड इंजरी, सर में कभी कोई चोट हो गई, और बर्थ के बाद कोई इन्फेक्शन हो गया। जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसकी जीन में भी कहीं ऐसा सीपी या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं। और जो लेबर पेन या डिलीवरी में दिक्कत जो हो सकती है उससे भी सीपी के चांसेस होते हैं कि बच्चे किस डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, किस डायरेक्शन में किस तरीके से। और जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें, और या फिर रूबेला जो होता है उससे भी कॉज होता है। ब्रेन में कई सारे जो डेवलपमेंटल ब्रेन होते हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं जिनकी वजह से सीपी हो जाता है। जो इम्पॉर्टेंट कॉज जनरली जो देखा गया है वो
कॉर्ड का जो बेबी का जो प्लेसेंटर कॉर्ड है, मतलब कि जो मदर की नेवल में से बेबी के नेवल में अटैच होती है, वो कॉर्ड उसके गले में फंस जाने की वजह से ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बच्चे को सीपी हो सकता है। देन हम जो सीपी के लिए इंक्लूड करते हैं अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अ जॉइंट्स एंड मूवमेंट, जो गेट मतलब जो हमारा चाल जिसको हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्या क्या फिज़िकल प्रॉब्लम होती हैं बच्चे में। अगर आपने कभी सीपी के बच्चे को देखा होगा, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो अपने हाथ को लिफ्ट नहीं करता है, लिफ्ट नहीं कर पाता है। ये उसकी सीवियरिटी पे डिफ़ाइन करता है कि वो माइल्ड का है, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड का है। उसका पॉस्चर करेक्ट नहीं होता है जिस तरीके से आप बैठते होंगे या जिस तरीके से एक जनरल चाइल्ड बैठता होगा। उसको अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन चेंज करने में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अपने हाथ को जब वो यूज़ करता है या मूव करता है या कोई फंक्शन करेगा तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, वो बहुत सारे चैलेंजेस होंगी। और वो जो अपने आर्म को क्या करता है, इंडिपेंडेंटली ईज़िली मूव नहीं कर पाता है, और उसके सिटिंग पोस्चर नहीं करेक्ट होते हैं, और वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर पाता है। देन हमारा जो फंक्शनल असेसमेंट होता है फॉर सीपी, जिसमें कि हम ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर पे देखते हैं कि ग्रॉस मोटर क्या होता है, जो हमारी बड़ी मसल्स होती हैं उसके बच्चे के अकॉर्डिंग उसको हम क्या करते हैं, उसके असेसमेंट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं हम प्रोवाइड कराते हैं एज ए स्पेशल एजुकेटर। और उसकी मोटर स्किल को हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, या फिर उनको फिजियोथेरेपी दिलाते हैं, जैसे कि इनको सिटिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग और जंपिंग, इन सारी चीज़ों में। जनरल मूवमेंट असेसमेंट हम करते हैं बच्चे का, जिसमें हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसको किस तरीके की कैसी मूवमेंट करनी है। और जो बच्चे का जो अर्ली डिटेक्शन होता है सीपी का, वो जो इन्फेंट में मतलब 20 सप्ताह में, जब अगर हम जितना जल्दी उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं उतना जल्दी हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मसल टोन, स्ट्रेंथ और रेंज मोशन, ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी फ़िज़िकल लिमिटेशन और क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए। देन हम इंटरवेंशन के लिए क्या चीज़ें करते हैं, जैसे कि पॉसिबल फिज़िकल नीड फॉर डेवलपमेंटल हेड। अब हम देखते हैं कि बच्चे का जो हेड होता है वो एक साइड पे ही रहता है, उसकी बॉडी बैलेंसिंग में चैलेंजेस होती हैं। तो हम वेट उसके देखते हैं कि हम उसका वेट क्या वेयर कर रहा है आर्म पे, और जैसे कि वो सिटिंग या क्रॉलिंग कर रहा है तब। और डेवलपमेंटल राइटिंग, रीचिंग, लेइंग, मतलब कि उसका बैलेंस, बॉडी मूवमेंट का, हेड और बॉडी मूवमेंट का किस तरीके से बैलेंस कराते हैं हम। तो उसको हम अलग अलग तरीके से पॉस्चर प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम कटआउट चेयर्स पे हम कोई भी फीड कराते हैं, और या फिर हम सिटिंग चेयर और व्हील चेयर भी प्रोवाइड कराते हैं बच्चे को, ताकि वो इजीली मूव कर सके। प्ले, वो फ्लोर पे सिट, उसको प्रॉपरली फ्लोर पे बिठाएंगे। देन फिर उसको कटआउट चेयर या कटआउट ट्रे, चेयर और ट्रे जो अटैच आती है उस पर बिठा के हम कोई भी चीज़ें उसको कराते हैं। स्टैंडिंग सपोर्ट कराते हैं, उसके पॉस्चर को सही कराते हैं, और उसको टॉयलेटिंग में भी हेल्प होती है। और जनरली उसको हम पॉटी चेयर जो है वो वुडन या प्लास्टिक की प्रोवाइड कराते हैं। मेथड ऑफ मोबिलिटी की बात करें हम, तो वो क्रॉलिंग होता है, उसको वो किस तरीके से क्रॉल करना हम उसको सिखाते हैं, और क्लचर और वॉकर के थ्रू हम उसको वॉकिंग सिखाते हैं। देन हमारा इम्प्लीकेशन एंड फंक्शनल लिमिटेशन क्या क्या होती हैं सीपी के चाइल्ड के लिए। अगर वो जो अर्ली लिटरेसी की बात करें तो हम उसको प्रिंट के कॉन्सेप्ट देते हैं, विजुअल मैचिंग कराते हैं, और होल वर्ड रिकग्निशन कराते हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, मतलब कौन सी साउंड किस तरीके की आती है, कौन सा पक्षी किस तरीके से बोलता है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं और अवेयरनेस कराते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने को देते हैं अगर बच्चा पढ़ पाता है तो, और उस तरीके से उसका डिफ़िकल्टी लेवल भी हम बढ़ाते रहते हैं ताकि बच्चा बोर ना हो। सीटिंग अरेंजमेंट, जो हमारा स्पेशल फर्नीचर, जैसे कि हम उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए करते हैं, और जिसमें वो बच्चा कंफर्टेबल फील हो, उसको कटआउट चेयर्स, कटआउट ट्रेज हम देते हैं, और फिर वो अपना बेटर किस तरीके से पॉस्चर और अपने बैलेंस को मेंटेन कर सके।
जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं। अगर कोई सीपी का बच्चा है और वो आपकी क्लास में जा रहा है तो किस तरीके से आप उसमें जो उसकी व्हील होती है उसकी चेयर के साइज़ से थोड़ी बड़ी होती है, और उसमें जो कटआउट ट्रेज आप किस तरीके से अटैच और डिटैच कर सकते हैं, और रेलिंग्स किस तरीके से होनी चाहिए, और किस तरीके से आपका जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। देन हम आते हैं आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म होता है इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, जो कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है। एज ए स्पेशल एजुकेटर आपको हर बच्चे के लिए क्या नीड है, क्या शॉर्ट टर्म गोल है और क्या लॉन्ग टर्म गोल आप रखते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको क्या सीवियरिटी है उसके रिगार्डिंग, और क्या क्या टास्क आप कराते हैं, A to Z सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होती है। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि हम 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो उसका डेमोग्राफिक डेटा होता है, जो भी आप चीज़ें बच्चे का क्या जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में आप उसको पर्सन विद सीपी के अगर बारे में हम बात करें तो उसकी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन। देन फिर उसके गोल जो आप डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, करंट की कंडीशन, और जो स्टाफ उसमें इंक्लूड होता है आप जैसे कि स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं जनरली, और एक जनरल टीचर। देन हमारा बी होता है कि आप उसका एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट लाइक स्किल एक्टिविटी किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे, मतलब 1 महीने में आप क्या कराएंगे या फिर किस तरीके से चीज़ें कराएंगे, वो सारी चीज़ें होती हैं। बेसलाइन क्या थी और करंट लेवल बच्चे का अभी क्या है, आप वो सारी चीज़ें इंक्लूड कराएंगे। आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं लर्निंग एड्स के लिए, आपका प्रोसीजर क्या है, और आप इवैल्यूएशन बच्चे का किस तरीके से करते हैं, ओवरऑल आउटकम क्या निकलता है, ये सारी चीज़ें हम आईपी में इंक्लूड करते हैं। देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एज ए स्पेशल एजुकेटर, अगर आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि कोई बच्चा जो कि सीपी है, तो टीएलएम का किस तरीके से यूज़ होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो टीएलएम का फुल फॉर्म है, ये बहुत ही नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी क्लासरूम में लर्निंग सिचुएशन पे, जो कि वो बहुत ही ईजी बना देता है किसी बच्चे को चीज़ों को सीखने और समझने में, और फ्लेक्सिबल बनाता है अपनी रीडिंग को। अगर हम ब्रूनर की बात करें तो उन्होंने 3 मोड्स ऑफ लर्निंग दिया था, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिम्बॉलिक। इनएक्टिव मतलब कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जैसे कि आप कोई एक्टिविटी करा के किस तरीके से उसकी लर्निंग कराते हो। आइकॉनिक मीन्स लर्निंग यूज बाय इमेज और डायग्राम, मतलब कि आप किस तरीके से क्लासरूम में इमेज और डायग्राम को यूज़ करते हो। और सिम्बॉलिक मोड, जैसे कि आप सिम्बल और लैंग्वेज के थ्रू आप यूज़ करते हो। हमें ये कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा टीएलएम है वो नेचर और किस तरीके के बच्चे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड होना चाहिए। कौन से मेथड हम यूज़ कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड होना चाहिए, और बच्चे का एज और डेवलपमेंटल स्टेज को देखते हुए हमें उस टीएलएम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो हमारा टीएलएम होता है वो हमारे किस तरीके से गोल को अचीव करने में इजी होता है, जो किस तरीके से क्लास को फ्लेक्सिबल कराता है, ये सारी चीज़ों को हम देखते और समझते हैं। और हमारा जो टीएलएम होता है वो अडेप्टेड होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर क्लास 2 का बच्चा है लेकिन वो अपने क्लास वालों से थोड़ा पीछे, अगर आप उसके लिए कोई टीएलएम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी उस बच्चे को देनी होगी कि वो अपने चीज़ों को खुद से सीखे और समझे। आपकी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए और आप किस तरीके से चीज़ें करते हो, और टीएलएम शुड बी ऑथेंटिक, ये आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। और वैरायटी ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी यूज्ड, और वेरियस तरीके से आप किस तरीके से लर्निंग मटेरियल आप यूज़ करते हो। सो थैंक यू सो मच।